दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। होटल के अंदर से वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ आज क्योंकि ये सारी बातें ओपनली मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता। मैं हूँ फिलहाल लायून में, जो कि वेस्टर्न सहारा की सबसे बड़ी सिटी है। वेस्टर्न सहारा के अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है। अगर आप अभी चैनल पे आए हो तो जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वेस्टर्न सहारा एक डिस्प्यूटेड और एक कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है जो कि मोरक्को के साउथ वेस्ट के करीब में पड़ती है और 1975-76 तक ये स्पेनिश के कंट्रोल में थी। इसे स्पेनिश सहारा बोला जाता था। उसके बाद स्पेनिश यहाँ से चले गए और बाद में इस टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए मोरक्को, मॉरिटानिया और कुछ लोकल फोर्सेज जैसे कि SADR में लड़ाई मच गई कि भी हम इस टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे। अभी तक ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड है। मॉरिटानिया ने बैक ऑफ कर लिया था, लेकिन अभी भी मोरक्को और पोलिसारियो या फिर SADR जो कि एक लोकल फोर्स है वो लड़ रही है इस पे कब्जा करने के लिए। लेकिन 80% जो एरिया है वेस्टर्न सहारा का वो मोरक्को के कंट्रोल में आते हैं, इंक्लूडिंग दिस सिटी ऑफ लायून। लायून काफी इंटरेस्टिंग सिटी है। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बनाई थी पिछली वीडियो। और बाहर सड़क पे निकल के मैं खुल के सब बातें कर नहीं सकता क्योंकि इस शहर में वीडियो रिकॉर्डिंग में काफी दिक्कत है। और इस पूरे वेस्टर्न सहारा वाले रीजन में क्योंकि लोग ऐसा समझते कि भी कोई स्पाई तो नहीं है, फिर किसी लोकल फोर्स का एजेंट तो नहीं है, तो काफी केयरफुल रहना पड़ता है। ये मेरे होटल से नजारा था लायून सिटी का। ड्रोन शॉट देख लो आप। एक्चुअल ड्रोन तो अपने पास है नहीं। अभी बजे सुबह के 9:45 और 10:30 बजे मेरी यहाँ से बस है दखला सिटी की। दखला एक और सिटी है मोरक्को के और साउथ में, वेस्टर्न सहारा के और साउथ में, मॉरिटानिया की बॉर्डर के नजदीक। वहां से मेरा प्लान है 1-2 दिन में मॉरिटानिया के लिए बॉर्डर क्रॉस करके एक नई कंट्री मॉरिटानिया में एंटर करने का। तो जल्दी से उठाते हैं बैग और चलते हैं नीचे। सामान बहुत ज्यादा हो गया आज मेरे पास। इस बैग में मैंने पानी वगैरह खाने की बहुत चीजें ले रखी है। दरअसल ना दिक्कत एक है कि मॉरिटानिया के लिए जब मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा ना तो वहाँ पे पेमेंट यूरो में ही करनी पड़ेगी और मेरे यूरो खत्म हो गए। तो मेरे को पहले लोकल करेंसी निकलवानी पड़ेगी, वो यूरो में एक्सचेंज कराने पड़ेंगे और वो यूरो वहाँ बॉर्डर पे करने पड़ेंगे। अब पता नहीं इस शहर में यूरो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और आधे घंटे मेरी बस भी है, इधर क्या पता मिल भी जाए। लेकिन जो अगला शहर है दाखला, वो और एक छोटा शहर है, उधर की पॉपुलेशन 1 लाख ही है। उधर तो मेरे को और भी कम उम्मीद लग रही है। पहले तो ATM चल के लोकल करेंसी ही लेनी पड़ेगी क्योंकि यूरो के लिए दूंगा क्या, लोकल भी ख़त्म हो रही है, थोड़े से बच रहे। मारेगा रे डट जा। उधर ATM है खूब सारे, कल रात को देखे थे मैंने। मैं इससे निकलवा लेता हूँ, जगह जगह ATM है इधर। कम से कम 5-6 बैंकों के ATM होंगे। निकल जाए यार बस, अब टाइम नहीं है। भाई मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस ATM पे आगे। किस्मत ही फूट रही है आज तो। कम से कम भाई 3 मिनट हो गई और ट्रांजेक्शन प्रोसेस लिखा रहा है। मुझे तो अब लग रहा है कि कार्ड आने नहीं वाला बाहर इस हिसाब से। मेरे ख्याल से कहीं फंसी ना गया हो। इतनी मिनट थोड़ी लगती है भाई। कैंसिल वैंसिल सब दबा लिया, गए भाई आज तो काम से। उसके बाद भाई मैं एक और ATM पे आ गया था। कुछ मिनट बाद निकल गया था कार्ड। ये सुंदर सा ATM है इस पे, लेकिन इस पे भी नहीं निकले। ये वाला ATM अब मेरी आखिरी उम्मीद है, निकल जाए तो, वरना फिर मैं नहीं निकलवाऊँगा। मारोक बैंक कुछ है ये। इस पे लिखा है था कि भी ये बैंक 22 दिरहम एक्स्ट्रा फीस लेगा ट्रांजैक्शन के लिए, पर मुझे लग रहा है कि निकाल देगा। मैंने कर तो दिए 1500 दिरहम के लिए डाल दिया। आवाज़ सी तो आने लगी। 22 दिरहम यानी कि हो गए इंडिया के 176 रुपये, 180 रुपये के करीब ये फीस लेगा। पैसे निकल गए, चलो भागते हैं। अब मेरे को कोई मनी एक्सचेंज ढूंढना है। वैसे तो एक है पर वो थोड़ा दूर है और यहाँ पे बस स्टेशन भी कंफ्यूजिंग है। CTM से मेरी बस है। CTM एक बस कंपनी है मोरक्को की और उसके 2 स्टेशन दिखा रहा है। अब पता नहीं कौन से पे जाना है। मैं तो दूसरे पे, इधर पास में एक है वो दूसरा है, तो चल के पता करना पड़ेगा पहले पास वाले में। अगर वही है तो फिर मनी एक्सचेंज में जाके एक्सचेंज करा लूँगा। वो नहीं है तो पहले अपन बस स्टेशन पहुँचेंगे या टैक्सी लेके। ये तो CTM का दफ्तर लग रहा है मेरे को, बस स्टैंड तो लग नहीं रहा। इधर से कहाँ बस मिलेगी? इधर तो नहीं है भाई, पूछ लेता हूँ फिर भी। चलो चल के। भाई इस दफ्तर वाले ने बोला आपको बस स्टेशन जाना पड़ेगा और एक ही बस स्टेशन है शहर में। ये दफ्तर जगह जगह खुलेगा तो टैक्सी लेते हैं क्योंकि बस स्टेशन यहाँ से दूर है। मैं जिस दिन पैदल चल के आया था, मेरे ख्याल 40 मिनट का रास्ता था पैदल, तो अभी तो इतना टाइम अपने पास है नहीं। टैक्सी, बस स्टेशन, बस स्टेशन, बस स्टेशन, बस या CTM बस या ताऊ खोल तो दे इसने। अच्छा, एक बैग रख दिया ऊपर, एक नीचे। चलो ताऊ। मुझे तो गूगल पे भी नहीं मिलने लग रहा बस स्टेशन पर। उम्मीद है कि अपन ठीक जा रहे हैं क्योंकि जब मैं पैदल चल के आया था ना तो मैं इसी रास्ते से पैदल चल के आया था।
इधर भाई गूगल पे कोई जगह मिलती नहीं, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सब। ये शहर काफ़ी मॉडर्न है, शहर का मतलब ये वाला पार्ट देखो कैसे कैसे चौराहे और पार्क्स बना रखे हैं इन्होंने। मतलब रेगिस्तान में शहर है हालांकि ये बिल्कुल ही, पर ये पार्ट तो इन्होंने, ये शहर अच्छा डेवलप कर रखा है यार। क्योंकि ना UN वगैरह की मीटिंग्स भी इसी शहर में होल्ड होती है। तो अभी मोरक्को की सरकार और जो और फोर्स जो इस पर कब्जा करना चाह रही है, उनके बीच में पीस की मीटिंग सारी इसी शहर में होती है, तो इसलिए इन्होंने अच्छा बना रखा है। हाँ तो गए भाई सही, ये है इनका बस स्टेशन। ताऊ पैसे तो फालतू ले गया, बताता हूँ आपको। ये रहा बस स्टेशन, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। यहाँ पे ना फौजी घूम रहे और मेरे को वीडियो बनाते देख लिया ना तो फालतू में आधा पौना घंटा ख़राब हो जाएगा इंटेरोगेशन में, तो वो मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा छुप के ही बना रहा हूँ। यहाँ पे पहले ना बैग टैग लेना पड़ता है टिकट के अलावा। मेरी बस है 10 मिनट बाद, लेकिन बैग का अलग से टैग लेना पड़ेगा। तो भाई 7 दिरहम का है बैग टैग, यानी कि इंडिया के 56-57 रुपये का। ताऊ ने लेने चाहिए थे मेरे से 7 दिरहम, क्योंकि 7 दिरहम फिक्स रेट है यहाँ पे टैक्सी का। लेकिन ताऊ बोला नहीं नहीं और दो। मेरे हाथ में एक 10 का सिक्का था, वो ले लिया ताऊ ने और 5 का उल्टा रख दिया, तो 12 दिरहम ले लिए 7 की जगह। ताऊ तेज़ बन गया, पर मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैंने माथा नहीं मारा, क्योंकि बस ना छूटते ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाकी ATM से कटवाए थे मैंने 1500 दिरहम, मोरक्कन दिरहम, और उसके मेरे खाते से पैसे कटे इंडियन खाते से 12,000 ऑलमोस्ट 400 रुपये, 300 कुछ थे, 390 शायद। फालतू में ही जल्दी मचाई यार, बस का टाइम हो गया लेकिन बस अभी आई ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि भी मिस ना हो जाए, इतनी देर में पैसे भी एक्सचेंज करा ही लेता। अब कोई नहीं, डखला में ही देखेंगे कहीं एक्सचेंज हो गया, अगर मेरे को यूरो मिल गए तो, क्योंकि मोरिटानिया वाले सिर्फ यूरो ही लेंगे, ना वो कार्ड लेंगे, ना वो मोरक्को की करेंसी लेंगे, और शायद ना वो उनकी करेंसी लेंगे। और मोरिटानिया की करेंसी की भी दिक्कत है, वो करेंसी मिलती नहीं जल्दी से। तो बेटर है कि अपना डॉलर या यूरो लेके जाओ। वहाँ ATM की थोड़ी दिक्कत है, मैंने सुना है। वो कंट्री ना तैयार नहीं है दरअसल टूरिस्ट के लिए, मोरिटानिया। बहुत रिसेंटली वहाँ पर थोड़े बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं, देखेंगे अब जो होगा। फ़िलहाल तो यहाँ से डखला पहुँचते हैं बस में। बाहर आके बैठ गया मैं, अभी बस तो आई नहीं। 10:40 हो गए, 10:35 की बस थी। ये रखे मेरे बैग, धूप हो रखी है तिखी, सुबह के हालांकि 10:30 ही हुआ है। गर्मी भयंकर है यहाँ पे भाई। जस्ट अभी ये बस आ गई, शायद यही बस है डखला के लिए मेरी। बहुत सवारी आई भाई लायून, तो इतने लोग उतर गए, उतारे जा रहे सामान। मेरे को रखने का तो मौका ही नहीं मिल रहा, इतने सारे लोगों के बैग सामान। चलो भाई सड़ रही है वैसे तो बस, मैंने सीट पीछे ही ली थी अब की बार एक्स्ट्रा प्राइवेसी के लिए। पता नहीं कौन सी है, ये वाली है। ये जो सीट शायद बंद है, दिखा नहीं रहा था यहाँ बुक करते टाइम भी। ये वाली है मेरी। इधर पूरी बस खाली होगी, लोग LCD TV LED वगैरह पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए हुए इधर। मेरे ख्याल से 6-7 घंटे का सफ़र है। 10:50 हुए सुबह के, और 6-7 नहीं 8 घंटे का शायद। शाम के करीब 6 बजे 6:30 बजे पहुँचूँगा मैं। कोई बुकिंग वगैरह नहीं करा रखी मैंने डखला में, अभी बस में बैठ के आराम से कराऊँगा होटल जो भी कराने हैं। सहारा रेगिस्तान से घिरे हुए हैं बिल्कुल, आसपास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ रेगिस्तान और मिट्टी। मतलब यार मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि बाई चांस बस ख़राब हो गया, कुछ हो गया तो यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, कोई गाड़ी इंसान कुछ भी नहीं दूर दूर तक यार। एकदम देख लो यार दुनिया किस कोने में है, वेस्टर्न सहारा में। अभी एक शहर आया है लमसीद करके, उधर बस रुकी है। और शहर तो क्या है वो देखो, उधर रेगिस्तान है और बस साइड में एक ये पेट्रोल पंप है और इधर एक ढाबा है खाने का, ज़्यादा कुछ है नहीं इधर भी। रास्ते में भाई रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं बस रुकी और मैंने जैकेट पहन रखी थी क्योंकि बस में अंदर AC बहुत तेज़ चल रहा था और बाहर निकलती अब गर्मी हो गया, इतनी तेज़ धूप। जगह का कोई नाम नहीं है, कोई गांव वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन गूगल पे दिखा रहा है फिशिंग विलेज एल बीर करके कुछ, और उधर आगे है समुद्र अटलांटिक ओशन, तो इसलिए थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है इधर समुद्र की वजह से। और बिल्कुल रेगिस्तान है और सारा रास्ता यूँ लगा लो सारा रेगिस्तान के बीचों बीच में से जाने लग रहे हैं। बस इधर एक पेट्रोल पंप और साथ में 1-2 दुकानें हैं, कुछ खाने के लिए पीने के लिए, बाथरूम है और पानी वानी। ये इधर भाई ढाबा से, इस पर देखो स्टिकर से लगे हुए खूब सारे। ये पक्का है ना बाइकर्स आए होंगे इधर, उन्होंने लगा रखे हैं अफ्रीका टूर, एक्सरे, और जो बाइकिंग ग्रुप्स आए थे ना इधर
वो अपनी छाप छोड़ के स्टिकर लगा के देखो, डकार डकार मोरिटानिया में या सेनेगल में, नहीं सेनेगल में, गलत बोल गया, सेनेगल की कैपिटल है निचोर। तो ये देखो सारे मोटरसाइकिल ग्रुप्स, उधर कुछ और भी लगे हुए हैं। ये इंटरनेशनल रैली इन देश स्पेन, मोरक्को, मोरिटानिया और ये सेनेगल है क्या शायद। ये एम्स्टरडेम से कोई ग्रुप चला होगा डकार तक बाइक पे, तो इन्होंने अपना लगा रखा है। मस्त है भाई। और ये ढाबा सा था। कितनी गर्मी हो, चाय बहुत पीते हैं लोग, इतनी धूप में ही बैठ के चाय पी रहे थे। ये देखो यार, ये सड़कें हैं, मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच एक सड़क गुजर रही थी, यहाँ पे बस भी रुकी। और ये देखो, और इस पे एक ट्रक आने भी लग रहा है। जब इधर ही ये हाल है तो उधर कितना डेजर्टेड होगा, अंदर ही है। दोस्तों अगर आप मैप देखोगे ना तो डखला एक्चुअली एक पेनिनसुला है, मतलब वेस्टर्न सहारा के रेगिस्तान और अटलांटिक ओशन के बीच में एक पेनिनसुला है जो कि मोस्टली सराउंडेड है अटलांटिक ओशन से। इसका एरिया 300 किलोमीटर स्क्वायर है और पॉपुलेशन 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि पॉपुलेशन वाइज तो छोटा सा लग रहा है शहर काफ़ी, लेकिन हिस्टोरिकली इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिटी। क्यों है ये चल के अपन जानेंगे अभी आगे। अभी ना हमने मेन रोड से थोड़ा राइट की तरफ टर्न ले लिया और रेगिस्तान से हम अलग उस पेनिनसुला वाले रास्ते पे चल पड़े डखला की तरफ। लगभग आधे घंटे का रास्ता हो रहा है यहाँ से और डखला का सिटी सेंटर आ जाएगा। वैसे तो मेरे दोनों तरफ रेगिस्तान है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, लेकिन इस रेगिस्तान के थोड़ा सा उधर समुद्र है, अटलांटिक ओशियन। जी हाँ। और कमाल की बात क्या है कि जब हम राइट मुड़े थे ना डखला के लिए, तो वहाँ पे चेक पॉइंट सा था, तलाशी ले रही थी पुलिस सभी गाड़ियों की, लेकिन किस्मत से हमारी गाड़ी की कोई, हमारी बस की कोई तलाशी नहीं ली। और ये इलाका ना काफ़ी, जैसे मैंने बताया, डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल है। तो जगह जगह मोरक्को ने अपने झंडे लगा रखे जानबूझ के दिखाने के लिए कि भी ये टेरिटरी, ये इलाका हमारा है, हमारा कंट्रोल है इस पर। ये देखो भाई, आपको खूब सारी वाटर एक्टिविटीज़ दिख रही होंगी। डखला में जो समुद्र है ना, ये पॉपुलर है काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो उतर के मैं आपको बताऊंगा, तभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के मैं रेट ज़्यादा दिखा रहे थे। ये देखो, काइट सर्फिंग, विंड सर्फिंग, इवन सर्फिंग। मैं उतर के ना डिटेल में बात करूँगा डखला के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन ये जो नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ ना, बहुत ही गजब है यार। मतलब रेगिस्तान और समुद्र साथ साथ मैंने पहली बार देखे अपनी ज़िंदगी में। गजब यार, गजब। इधर कुछ नए होटल्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल सी व्यू के साथ। हर कुछ ही मीटर पे कुछ ना नया बनने लग रहा है भाई। मतलब यहाँ पे लोग बाग आने लगे हैं। रेगिस्तान से थोड़ा सा हटके जो पेनिनसुला है, इनफैक्ट यहाँ पे एयरपोर्ट भी, आपको पता हो तो डखला का एक एयरपोर्ट अलग से, तो यहाँ पे कुछ लोग आते होंगे थोड़े बहुत। हालांकि इनकी मेन इकॉनमी तो फिशिंग पे डिपेंडेंट है और साथ ही साथ टूरिज़्म पे, तो टूरिस्ट आने लगे हैं मेरे ख्याल से इधर। मतलब डखला का सिटी सेंटर यहाँ से 10-15 मिनट दूर है और रेगिस्तान के बीचों बीच इतने लग्जरी विलाज वगैरह, कमाल हो गया यार, देख के हैरान रह गया मैं। एयरपोर्ट भी आने वाला है अभी थोड़ी देर में, आगे राइट साइड में दिखाऊंगा। जगह जगह ना बाकी रास्ते में इनकी मिलिट्री तैनात है और रास्ते में फौजी वगैरह और इनके सिपाही तलाशी भी ले रहे हैं। 2-3 चेक पॉइंट और आ चुके, वो मैं दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन चेक पॉइंट भी ना हो तो भी जगह जगह इनके वो बने हुए बैरक से, जिसमें वो बैठे या फिर देखने लग रहे हैं। ये जो इलाका है ना, ये है इनका हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, और इधर अभी ये मेन शहर शुरू हो गया डखला। ये अभी इनका सिटी सेंटर कह लो, और यहीं पे इन्होंने बड़ा सा मोरक्को का झंडा दिखा रखा है, लगा रखा है, मतलब अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। और ये हो गया शहर शुरू। अरे ये तो बहुत सजा रखा है यार शहर। फुल खर्चा कर रखा है भाई इनकी सरकार ने तो यहाँ, फुल।
ये अब हम शहर में घुस गए यार, कमाल हो गया। कहाँ पीछे रेगिस्तान था, कोई चीज़ ही नहीं थी। और यहाँ पे देखो कैसे कैसे बेंच लगा रखे हैं बैठने के लिए। ये तो फिर भी थोड़ा कम सजा हुआ, पीछे ऐसे टाइलों के बेंच, ट्रेडमिल रख रखे हैं, ओपन जिम सड़क किनारे, पैसे जचा रखे हैं भाई। आगे भाई दाखला, चलो उतरते हैं। इनकी बसों ने तो डिसअपॉइंट कर दिया। रात सुबह 10 बजे स्टेशन पहुंचा था, रात के 8 बजे अब जाके फारिग हुआ, बस से उतरा हूँ। अंधेरा होने में कुछ ही देर है। ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से मैं उतर गया। मैं यहाँ पे अनार का जूस बेच रहा है भाई। लगभग यहाँ से मैंने होटल जो बुक कराया, आधे घंटे की सैर है, 25-30 मिनट की। और एक बार अपन सारा रिवाइज करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहानी बनी। अपन जिस शहर में थे लायून में, एकदम वेस्टर्न सहारा का टिपिकल सा शहर, और काफ़ी मतलब उसमें कोई भी टूरिस्ट नहीं, मेरे अलावा कोई सिंगल टूरिस्ट नहीं दिखा मेरे को, एक सिंगल इंसान भी नहीं। हर आदमी मतलब कैमरा देखते डर जाता था, ये वो। वहाँ से अपन चले रेगिस्तान के बीचों बीच, सारा रेगिस्तान का सफ़र, कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं, इतना आइसोलेटेड। और एकदम से फिर हम इस पेनिनसुला की तरफ मुड़े, दखला की। और ये देखो एक ऐसा सा शहर आ गया भाई, इतनी चकाचौंध और इतना मॉडर्न सा। हालांकि सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन है इनकी, और इतने तो होटल देख लिए, 50-60 होटल तो मैंने नए बनते हुए देख लिए, नई लग्जरी बिल्डिंग्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास जिनकी कंस्ट्रक्शन होने लग रही थी। तो मतलब भाई कमाल ही हो गया। एकदम से वो लग रहा है कैसी जगह से कहाँ पे आ गया। 8-9 घंटे का जो सफ़र था रेगिस्तान के बीचों बीच, उस सफ़र के बाद एकदम ऐसी जगह आ गया। रास्ते में जगह जगह मिलिट्री चेक पॉइंट्स, तलाशी, और एकदम खाली सुनसान, और एकदम से फिर एक ये शहर। मेरे को ये डर था कि पता नहीं यहाँ पे यूरो एक्सचेंज होएंगे या नहीं होएंगे, पर इतनी सारी पैसे ट्रांसफ़र की दुकानें, ATMs, वेस्टर्न यूनियन वगैरह सब दिख गया। इवन ऑरेंज जो इनकी सिम कार्ड कंपनी, उसका भी इतना बड़ा स्टोर दिख रहा है मेरे को सामने। तो भाई ये तो मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड निकला ही है। तो दोस्तों जैसा हम बता रहा था कि वैसे तो काफ़ी छोटा शहर है, लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, हिस्टोरिकली काफ़ी रिच है। तो इधर ना पहले तो दरअसल बर्बर लोग रहते थे, बर्बर या अमेज़ी के लोग, जो नेटिव इंडिजिनस लोग हैं सहारा के, तो पहले वो रहते थे यहाँ पे। फिर बाद में अरब्स का एक ट्राइब आया, औलाद दलिम कुछ ऐसे करके नाम था, जो कि येमन से था। वो ट्राइब आके यहाँ पे बसा 20th सेंचुरी में, यानी कि अरब्स आए यहाँ पे फिर। तो अब ये ना काफ़ी मिक्स्ड सा है, अरब्स और बर्बर सारी तरह के लोग यहाँ पे। इवन जो स्पेनिश थे ना, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे सहारा रेगिस्तान की वेस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि अटलांटिक ओशियन से लगती हुई थी। और स्पेनिश जो आइलैंड्स है, कैनरी आइलैंड्स, वो भी इधर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्पेनिश इधर आए, स्पेनियार्ड्स ने काफ़ी एक्सप्लॉइट भी करा इस जगह को। यहाँ पे वो बहुत फिशिंग करते थे और काफ़ी इन्होंने ट्रेडिंग करी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी पहुँचा इन्वायरमेंट को, स्पेशली मरीन मैमल्स को और बर्ड्स को। और काफ़ी सारी स्पीशीज़ या तो एंडेंजर्ड होगी या फिर ख़त्म ही होगी बिल्कुल, इस वजह से इतनी ज़्यादा फिशिंग करी उन्होंने। ये वेस्टर्न सहारा जो है ना पूरा, ये पूरा स्पेन ने कॉलोनाइज़ कर रखा था, स्पेन के कब्जे में था। तो लेट 19th सेंचुरी से 1975 तक। लेकिन 1975 के बाद जब स्पेनिश यहाँ से गए, तो इस जगह का कब्जा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया था, मोरिटानिया, जो कि एक और कंट्री है मोरक्को के नीचे और मोरक्को के बीच में। अब हालांकि मोरक्को का कंट्रोल है मोस्टली वेस्टर्न सहारा में, लगभग 80% वेस्टर्न सहारा मोरक्को के कंट्रोल में आता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने 1991 में यहाँ पे एक सीज फायर भी करवाई थी, और रिसेंटली 2006 में यूनाइटेड नेशंस के मोस्टली मेंबर्स ने दखला को एक मोरक्कन टेरिटरी रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। वो नहीं मानते कि भी मोरक्को के अंडर आता है। हालांकि कंट्रोल मोरक्को का ही हर जगह, मोरक्को की सरकार है, मोरक्को का झंडा है, पर कई लोग मानते कि भी ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं इधर के लोगों के साथ, तो वो मानते नहीं से। तो जब ये वेस्टर्न सहारा स्पेनिश सहारा होता था ना, तो स्पेनिश लोगों ने पूरे इस रीजन को 2 हिस्सों में बांट रखा था। और उन 2 हिस्सों में से एक रीजन ये था रियो दे ओरो, और उस रियो दे ओरो रीजन की कैपिटल ये दखला सिटी थी। तो इसलिए दखला की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। वैसे तो इनकी इकॉनमी ज़्यादातर फिशिंग पे ही डिपेंड करती है, पर जैसा आपने रास्ते में देख ही लिया, इतने नए होटल्स खुल रहे थे, इतनी नई वाटर एक्टिविटीज़ हो रही थी, वाटर स्पोर्ट्स हो रहे थे, तो टूरिज्म ने भी काफ़ी मदद करी है इनकी इकॉनमी को पिछले कुछ टाइम में, और मेरे ख्याल से बढ़ ही रहा है जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। तो वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि काइट सर्फिंग, विंड सर्फिंग, सर्फ कास्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। हवा चल रही थी तो मैंने माइक लगा ली, और ये सेम चीज़ अगर मैं लायून में कर रहा होता ना, ये वेस्टर्न सहारा किसी और जगह कर रहा होता, तो मुझे अभी तक पुलिस पकड़ के लेके जा चुकी होती इंटेरोगेशन के लिए कि भाई मैं कौन हूँ जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पर ये जगह काफ़ी ओपन लगी यार मेरे को, जो अभी तक मेरे को ना किसी ने
अलग से रोक के पूछा ना, देखा ना, इतना ज़्यादा किसी ने घूरा। तो काफ़ी डिफरेंट है लायून से। ये देखो, ये आ गया अब समुद्र, अटलांटिक ओशियन है ये। और मेरा होटल भी इसी रोड पे कुछ मीटर आगे चल के, 400-500 मीटर आगे चल के है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं समुद्र का। शाम के टाइम लेट हो गया, अपन सनसेट वगैरह तो मिस कर दिया, पर फिर भी आप ये देखो, ये एक और नई कंस्ट्रक्शन। यार कमाल हो गया यार, कितनी नई चीज़ें बनने लग रही है इधर। इतने से लोग हैं क्या क्या बना के दोगे इन्हें। खूबसूरत नज़ारा है यार मेरे पीछे, ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों, वेस्टर्न सहारा ना दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से भी एक है। इसके बारे में अपन कल परसों बात करेंगे जब रेगिस्तान में जाएंगे। पहले अभी होटल पहुँचते हैं, होटल से काफ़ी नज़दीक हूँ मैं, बस 200-300 मीटर है, शायद सामने वही होटल होगा। और प्राइसेस की भी बात करेंगे, काफ़ी महंगा लगा मुझे लायून से। मेरे ख्याल से यही है होटल, लोकेशन तो यही दिखा रहा है राइट में। इधर तो कैफ़े आ गया, कोई होटल डखला विले नाम था, लेकिन कोई होटल तो दिखाई नहीं, सिर्फ दीवार थी और ये कैफ़े आ गया। इधर फिर से एक और मोरक्को का झंडा। यहाँ पे सारी लोकेशन गलत होती है क्या? मैंने एक कैफ़े वाले से पूछा, उसने बोला आगे होटल, तो वो यहाँ पे नहीं है। ये है भाई, रोड की परली साइड मिला है, तो इनका रेस्टोरेंट तो था उस तरफ, लेकिन होटल इधर है। 2 मिनट भी नहीं लगाई होगी, 30 सेकंड के अंदर पासपोर्ट देखो और चाबी दे दी कमरे की। और दूसरी मंजिल पे कमरा है मेरा, कमरे में चलते हैं। काफ़ी महंगा है ये होटल। आपको याद हो तो लायून में जो मेरा होटल था, कितना बड़ा कमरा था। बाद में मेरा रूम भी उन्होंने सिटी व्यू के साथ दे दी था सुबह, जो आपने देखा। और उसकी कीमत, एक सेकंड कहाँ खो गए, ये रहा कमरा अपना। सच बताऊं तो जो फोटो थी ना, फोटो में कमरा और भी छोटा लग रहा था। मेरे को डर लग रहा था कि भी घुटन हो जाएगी, इतना छोटा कमरा। फोटो में तो इतना था। ये जो बेड है ना, इसके इधर दीवार और इसके उधर दीवार और कुछ भी नहीं, पर शायद उन्होंने मेरे को थोड़ा बड़ा दे दिया कमरा। लेकिन इस कमरे की कीमत भी आपको मैं बताऊँ, 2 रातों की पड़ी है मेरे को। यहाँ से नज़ारा भी समुद्र का नहीं, हालांकि बुकिंग में दिखा रखा था सी व्यू। ये तो पीछे शहर का नज़ारा है, समुद्र का तो कोई नज़ारा है ही नहीं यहाँ पे। और इस कमरे की कीमत पड़ी है 2 रातों की लगभग 6400 रुपये, यानी कि एक रात 3200 रुपये इस शहर में। और वही इससे लगभग दुगना बड़ा कमरा लायून शहर में मेरे को मिला था 1600 रुपये में, यानी कि इसके आधे रुपये में। 2 रातों के वहाँ शायद मैंने 3200 रुपये दिए होंगे, यहाँ पे एक रात के 3200 रुपये दे रहा हूँ, और कमरा उसका आधा है। तो मतलब आप हिसाब लगा सकते हो। हालांकि वेस्टर्न सहारा की लार्जेस्ट सिटी है लायून, लेकिन वो इधर से एटलीस्ट 3 गुना सस्ती है। डखला जो कि इधर की लार्जेस्ट सिटी भी नहीं है और ज़्यादा आइसोलेटेड है, पर फिर भी इधर लोग ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट फिर भी आते हैं। लायून में कोई टूरिस्ट नहीं आता। और इसके नीचे का रीजन मोरिटानिया, उधर कोई टूरिस्ट नहीं आता। इसके ऊपर आसपास कहीं कुछ नहीं। कारण सिर्फ एक अटलांटिक ओशन, समुद्र लगता है यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। तो यूरोपियंस वगैरह आते होंगे, सीधा फ्लाइट लेके डाखला में एयरपोर्ट है, इधर उतरते होंगे और अपने वाटर स्पोर्ट्स करते होंगे। सिर्फ यही मेन कारण मेरे को लग रहा है। उसके अलावा तो कोई तुक ही नहीं इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज बनाने का, ऐसे पार्क्स बेंचेस लगाने का, इतने बढ़िया लग्जरी होटल्स, प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों का। तो ज़रूर टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे थोड़े ही आ रहे हो, लेकिन पैसे वाले आ रहे हैं। तो यही कारण है, ये सारे यूरोपियंस या जो भी लोग आते होंगे। पर अब मैं आराम करता हूँ। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ें देखना चाह रहा था, पर बस ने काफ़ी लेट पहुँचाया, लेट हो गई, अंधेरा हो गया, तो ज़्यादा कुछ अपन अब देख नहीं पाएंगे। कुछ खाने जाऊँगा तो वो ज़रूर आपको दिखा दूंगा। हाथ मुँह धो के थोड़ा फ्रेश होता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। काफ़ी गर्मी और उमस हो रही थी, तो मैंने सोचा एसी चला लेता हूँ, पर अभी नोटिस करा इसमें तो एसी ही नहीं है। मतलब भाई एक रात के 3500 रुपये दे के रेगिस्तान के बीचों बीच एसी भी नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं है कि भी मैं यूरोप में हूँ जो शिकायत कर रहा हूँ, 3500 यूरोप में तो सस्ते है, लेकिन भाई इस देश के हिसाब से तो बहुत महंगा है यार, बहुत ओवर प्राइस्ड है भाई। ये देख लो इनके काम, ये वॉश बेसिन में पड़ा मेरे को ये मिला, और इसकी जगह लगा रखा है शावर का। ये केजी में आ रही है इनके। नीचे जाता हूँ रिसेप्शन पे। मूड ऑफ होना तो सारी चीज़ों पे गुस्सा आने लग जाता है, खासकर जब भूख लग रही हो। पहले तो इन्होंने लगा दिया सूगला सिस्टम, इसमें से पानी लीक होने लग रहा है इतनी तेज। अभी मैं गया नहीं रिसेप्शन पे, जाऊँगा थोड़ी देर में ना। यहाँ पे एसी ठीक है, इतने पैसे इनने झाड़ दिए। और फ्रिज फ्राज, चलो ये तो ज़्यादा उम्मीदें होगी, पर वैसे बता रहा हूँ। पिछले होटल में जिससे आए हूँ सुबह, वहाँ पे फ्रिज, ड्रायर वगैरह, ग्लास, कप, सारी चीज़ थी। यहाँ कोई किसी चीज़ का लेना देना नहीं।
ऊपर से इनकी ये देखो, ये दूध मैं लाया था पीने के लिए, अब ये दूध किस तरह पी लूँ मैं। कैंची से मैंने इसके ऊपर का पाट दिया, ठीक है। अब भी ये खुलने नहीं लग रहा। लिख देंगे फ्रेंच के 2 शब्द, पता नहीं खुद को क्या ये नेपोलियन समझते हैं, सोचते हैं पेरिस में आगे, जगह जगह फ्रेंच, बोंजोर, मर्सी, चीज़ें इनकी सारी खोखली। किस तरह पीना है वो, तो कैसे पिएगा आदमी ना, इसका कोई ढक्कन, ये पढ़ते रह जो फिर ये सारा खिंडेगा। इतनी इतनी पैकिंग दे देंगे, ये दूध ले लो हमारा मिल्क, बोंजोर बोंजोर। रात को तो ठंडी ठंडी हवा शुरू होगी भाई। नीचे रिसेप्शन मैंने अपनी शिकायत बता दी, और सामने एक ये रेस्टोरेंट है, मेरे को लग रहा था इस होटल का ही है ये, क्योंकि नाम ऐसा है पर अलग है। इसके रिव्यूज अच्छे से, इधर ही चल के कुछ खा लेते हैं अभी तो। ये है मेन्यू इनका, इस रेस्टोरेंट में आया हूँ, काफ़ी फैंसी है, बाहर समुद्र सा है और बाहर सीटिंग रिजर्व थी सारी। तो फ्रेंच मेन्यू है सिर्फ इनका, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन बहुत महंगा है भाई। 180 दिरहम, 400 दिरहम, कुछ 150-200 से कम का तो है ही नहीं। और कैमल मीट है या फिर बीफ है, मैं खाता नहीं वो सब, मैं चिकन खाता हूँ सिर्फ, वो चिकन का कुछ इन पे है नहीं। फिर एक लैम्ब की डिश थी, बोले आप ये खा लो, तो मंगवा तो ली मैंने, पर अब मेरे को लग रहा है यार खाया नहीं जाएगा शायद। लैम्ब भी मतलब मटन भी इतना नहीं खाता मैं, वेजिटेरियन कुछ मिला नहीं। पास्ता है पर वो तो फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें, और तो कोई न्यूट्रिशन जाएगा नहीं। तो मजबूरी में जो भी आएगा खा लेंगे भाई, अब क्या इलाज है। खाना तो है नहीं, इतनी देर होगी, ब्रेड देंगे, क्या खाऊं इसका मैं, टिक्की सी का, ना कोई साथ में चटनी कुछ नहीं। भाई आज तो मन में इतनी गाली आ रही है, पर बस बोल नहीं सकता। चैनल थोड़ा फैमिली वाला है ना मेरा। ये देखो, ये आया है 1,500 रुपये का, देख लो, वाह। मेरा तो मन कर रहा है इसको यूं का यूं छोड़ूं और चलूं यहाँ से। भाई मेरे से तो नहीं खाएगा ये खाना, मैं तो निकल रहा हूँ बाहर, और साथ में दुकान से दूध खरीदूंगा जाके। मार्केट में आ गया भाई, साथ में एक दुकान थी, मैंने तो ले लिया दूध और पानी। दही मेरे पास थोड़ी सी बच रही है, और रात को तो जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। इसकी मैं शिकायत करके गया था, तो वापस आया तो ये चेंज हुआ तो मिला मेरे को, लेकिन ये देखो ये टूटा हुआ लगा रखा है। ये किस तरह इस्तेमाल कर ले कोई, अच्छे मेंटल गधूस है भाई, दिमाग खराब कर दिया इस शहर ने तो मेरा। आप सभी को पता है वैसे आमतौर पे मेरा दिमाग खराब होता नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम बहुत दिक्कतें आती है, चुनौतियाँ आती है, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पॉजिटिव तरीके से ही लूँ सारी चीज़, क्योंकि वरना फिर शिकायत करने लग जाओ या परेशान रहने लग जाओ तो कभी खुश रह ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रैवलिंग में तो हर टाइम अलग एनवायरनमेंट मिलने वाला है। पर भाई पता नहीं शायद ये भूख की वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है। 2 दिन से मैं सिर्फ दूध और दही पे हूँ। कल रात को ठीक है मैंने वहाँ पे खाना खाया, वो भी कोई इतना खास नहीं था, पिछले शहर में पूरा दिन दूध पी रहा था। आज सुबह भी सिर्फ दही खा के मैंने उसमें बस में गुजारा करा है, साथ में दूध लाया था, आती वो दूध पिया। तो ये होटल और वो सामने वो रेस्टोरेंट, दोनों ने मेरा तो कर दिया दिमाग खराब। मैं तो अब ये दूध लाया 1 लीटर, ये पी के सोऊंगा। कई बार तो मेरा इतना मन करता है इन लोगों को ले जाके ना इंडिया में अपना खाना खिलाओ, एक बार इन्हें अपना खाना ट्राई करवाओ। रोटी, चटनी, लस्सी, आलू के पराठे, राजमा चावल, खिचड़ी, इनको स्वाद का पता चले, और पता चले भाई वेजिटेरियन खाना भी कितना स्वाद हो सकता है जो तुम खाते ही नहीं। और भाई सारे न्यूट्रिशन तुम उससे भी ले सकते हो। पता नहीं क्या मतलब, बकरी की टांग, उसके ऊपर 2 बूंद शहद गिर के ले आए, वो ले खा लो। जानवर हूँ क्या मैं, जंगल में रहता हूँ क्या? तो और कितने की? 1,500 रुपये की, इतनी सी वो जो भी उसको इतना सा मांस होगा उसमें। बताओ भाई इनकी क्या चढ़ाई हुई। ठीक है भाई, करते इस वीडियो को ख़त्म, आज तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। पर कोई नहीं, अब हमेशा की तरह ट्रैवल का पार्ट है और ज़्यादा सिर पे नहीं लेना चाहिए, और होता रहता है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर अच्छी चीज़ों का मज़ा कैसे आएगा, अपनी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी जो अच्छे एक्सपीरियंस होंगे उनकी। तो कोई नहीं, ये तो होता रहता है। वीडियो करते हैं ख़त्म, और देखते हैं कल इस शहर को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मेरे को इधर से कुछ अब, पर कोशिश करेंगे कुछ मिलता है तो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। भाई रात को मैं समुद्र किनारे बाहर बैठने आया था, मुझे नहीं लग रहा कि आप सुन पा रहे हो गया नहीं, लेकिन मेरे पीछे होगी लड़ाई, शायद औरतों की हुई है और हाथापाई होने लग रही है, भीड़ इकट्ठी होगी खूब सारी। भाई पता नहीं कि आपको शोर आने लग रहा होगा शायद। पीछे भी हमको लड़ाई जूत बाज रहा है। भाई मैंने जेब में डाल लिया फ़ोन, पता नहीं, लेकिन आगे देखो भीड़, भयंकर भीड़, रोड़ा हुआ था अभी भयंकर।